स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो आज मैं आपके लिए एक बेहद अहम खबर लेकर आई हूं और ये अहम खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में फिलहाल कोहराम आया हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है, तूफान आया हुआ है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि उसके एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक तृणमूल में जाने के लिए बेचैन बेकरार बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि दैनिक भास्कर की ये खबर है और इसी तरह से जो बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं उन तमाम जगहों पर ये खबर जो है वो प्रमुखता से छपी हुई है कि बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक जो हैं वो टीएमसी के संपर्क में हैं और वो टीएमसी में वापस जाना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से इलेक्शन से पहले 33 जो विधायक थे टीएमसी के वो बीजेपी में गए थे, जिनमें से 13 को बीजेपी ने टिकट दिया था, बाकी को टिकट उसने नहीं दिया था। लेकिन अब जो बीजेपी के 33 विधायक हैं वो टीएमसी में जाने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं और बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो टीएमसी में शामिल हो जाएं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सत्ता के लालच लालसा में वो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन रिजल्ट से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे, क्योंकि तब उनको जिताऊ पार्टी बीजेपी लग रही थी, तब उनको लालच, अपना स्वार्थ जो है वहां पर दिख रहा था। और अब जो है जब एक बार फिर से ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर आकर बैठ गई हैं तो उनको अब ये लग रहा है कि सत्ता की चाबी तो अब तृणमूल कांग्रेस के पास चली गई है, ममता बनर्जी के पास चली गई है, तो अब फिर से वो पाला पलटने के लिए तैयार हैं। तो आप ये सोचिए कि नेताओं का ईमान धर्म क्या होता है। जिस भी तरफ उनको लगता है कि सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, उसी तरफ वो पाला पलटने में पल भर भी नहीं लगाते हैं। चिंता की बात बीजेपी के लिए सिर्फ यही नहीं है, बल्कि चिंता की बात यह भी है कि बीजेपी के बड़े चेहरे भी टीएमसी में जा सकते हैं। इसकी सुगबुगाहट भी बेहद तेज है और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मुकुल रॉय की। जी हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के मुकुल रॉय और मुकुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी जब उनके पास शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर सीबीआई की तलवार जब उनके ऊपर लटक रही थी। तो जैसे कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसको डाल दिया जाए उसके सारे पाप गुनाह सब साफ हो जाते हैं। मुकुल रॉय को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा और उन्होंने दामन थाम लिया बीजेपी का, ये सोचते हुए कि उनके ऊपर जिस तरह से सीबीआई की तलवार लटक रही है उससे उन्हें आजादी मिल जाएगी। लेकिन जो ख्वाब सजाकर वो गए थे बीजेपी में, शायद वो ख्वाब उनके पूरे होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को एक तरह से चेहरा बनाया गया है बीजेपी का, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सीनियरिटी के हिसाब से हम देखते हैं तो मुकुल रॉय जो हैं वो सबसे सीनियर हैं। पहले वो टीएमसी में जब थे तब वो राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी के, सबसे करीबियों में से एक थे वो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके बेटे जो हैं शुभांशु, उन्होंने भी तृणमूल का दामन थामा था, उनको टिकट भी दिया गया था, हालांकि वो हार गए थे। ये सुगबुगाहट मैं आपको बताऊं मुकुल रॉय को लेकर इसलिए भी तेज हुई है कि मुकुल रॉय की जो पत्नी है उनको कोरोना हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत खराब है और ऐसे में जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए और जैसे ही वो अस्पताल गए मानो कि एक तरह से पूरे सियासी गलियारों में जो बातें हैं वो एकदम से बढ़ने लगी कि आखिर, क्योंकि सियासत में कुछ भी ऐसे नहीं होता है। अगर ममता बनर्जी के भतीजे मुकुल रॉय से मिलने के लिए गए हैं, उनकी पत्नी की तबीयत जानने के लिए गए हैं, तो ऐसे ही तो वो नहीं गए हैं, ये आप और हम भी समझ सकते हैं। उसके फौरन ही बाद आप ये समझिए कि उसके फौरन ही बाद प्रधानमंत्री का फोन जो है वो मुकुल रॉय को गया और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने उनकी पत्नी की तबीयत, उनकी हालचाल जानने के लिए ये फोन किया और ये यकीन दिलाया कि हर तरह की मदद जो है उनको दी जाएगी, उनकी पत्नी की सेहत सुधर जाए इसलिए। लेकिन आप समझिए कि एक तरफ जो है ममता बनर्जी के भतीजे जाते हैं मुकुल रॉय से मिलने के लिए, उनकी पत्नी का हालचाल जानने के लिए, उसके फौरन बाद जो है प्रधानमंत्री का फोन जो है उनको जाता है, क्योंकि जिस तरह से शुभांशु ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी बीजेपी में होने के बावजूद भी, उनकी जो पोस्ट थी वो कहीं ना कहीं से इशारा कर रही थी, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी और उसके बाद जो है इसको लेकर अटकलें तेज हो गई थी कि क्या मुकुल रॉय और शुभांशु जो है वो टीएमसी में वापस जा सकते हैं। और अभी ये जो घटनाक्रम जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद और ज्यादा ये बात जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है।
हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी की तरफ से लगातार जो है इसको लेकर डिनायल जो है वो आ रहा है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शमिक भट्टाचार्य, उन्होंने इसको कोरी अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझसे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की संख्या बता रहा हूं और ये दावा पूरी तरीके से झूठा है। और शुभ्रांशु के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। और उन्होंने फेसबुक पर जो लिखा था वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने की बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। और इसी के बाद से ही तमाम जो अटकलें हैं उनको लेकर शुरू हो गई थी। मैं आपको ये बता दूं कि कई ऐसे विधायक हैं और कई ऐसे टीएमसी के नेता हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखकर जो है वो ममता बनर्जी से ये कहा है कि वो किस तरह से बेचैन हैं और वापस जाना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात की एक तरह से नदामत है कि वो क्यों बीजेपी में चले गए। सरला मुर्मू, सोनाली गुहा खुलकर सामने आई थी। सरला मुर्मू पूर्व विधायक, सोनाली गुहा फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने ये साफ तौर कर दिया था कि वो दोबारा टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर से टिकट दिया था, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अब वो टीएमसी में वापस आना चाहती हैं। और इसी तरह पूर्व विधायक जो है सोनाली गुहा, वो भी घर वापसी के इंतजार में हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को बाकायदा तौर पर पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, बिल्कुल उसी तरह से उनकी हालत है और वो दीदी के बिना नहीं रह पाएंगी, ये उन्होंने कहा था। और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने भी दीदी को पत्र लिखकर टीएमसी में शामिल होने की अपनी इच्छा उन्होंने जताई थी। और मैं आपको ये बता दूं कि बंगाल की 294 सीटों में से 213 जो हैं वो टीएमसी के पाले में गई थी और 77 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। और टीएमसी के 50 से ज्यादा ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और इसमें से 33 तो सिर्फ विधायक ही थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी, बहुमत लेकर आएगी और वो सत्ता की मलाई जो है वो उन्हें चाटने के लिए मिलेगी। लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर, ख्वाबों पर पानी फिर गया और एक बार फिर से ममता बनर्जी जो हैं अब वो सत्ता पर काबिज हो गई। और अब ये बेचैनी, बेकरारी जो है उन तमाम लीडर्स में देखने के लिए मिल रही है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि दरअसल उनका ये कहना है कि बंगाल देश का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां लोगों का जीवन जो है पूरी तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ है। पावर पॉलिटिक्स से यहां पर जीवन यापन होता है, सामाजिक सुरक्षा यहां पर मिलती है, जन्म से मृत्यु तक पावर पॉलिटिक्स का असर यहां पर होता है। और यही कारण है कि जो लोग चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो कुछ भी करके टीएमसी में वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पावर चाहिए। बंगाल में हर जगह सत्ता में रहने वाली पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना पार्टी की सहमति के कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपोजिशन का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है और ये कल्चर शुरू से ही है और आगे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है। और इसको आप समझिए बारीकी से कि क्यों जो बीजेपी में अब नेता हैं, 33 विधायक हैं और जो बड़े चेहरे हैं वो तक भी टीएमसी में वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पावर चाहिए, चाहे कैसे भी हो। पहले पावर का केंद्र उन्हें बीजेपी लग रही थी तो 50 के करीब नेताओं ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब जबकि फिर से सत्ता में वापस आ गई है दीदी, तो अब उनको लग रहा है कि भाई पावर तो अब इधर है, तो अब वो यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन अब जो है गेंद अब टीएमसी के पाले में है। अब टीएमसी ने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि सोच समझकर ही सारे फैसले लिए जाएंगे। आप देखें कि कोरोना की जब पीक थी तो अपनी पूरी ताकत जो है जहां उन्हें लगानी चाहिए थी लोगों की जान बचाने के लिए, ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए, बेड्स मुहैया कराने के लिए, दवाइयां मुहैया कराने के लिए, वो पूरी ताकत उन्होंने, पूरा सरकारी अमला जो उन्होंने लगा रखा था पश्चिम बंगाल की जीत तय करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह से जीत हासिल हो जाए। दीदी ओ दीदी
कर कर आपने सुना खूब किस तरह से प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को वहाँ खिताब किया। इसके अलावा जय श्री राम के नारे की क्या पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता है। दुर्गा और राम जो है इसकी सियासत वहाँ पर खूब की गई, धर्म की सियासत वहाँ पर बड़े पैमाने पर की गई और ये कहा गया कि जिस तरह से पूरे मुल्क में विकास की बयार उन्होंने 7 साल में बहाई है उसी तरह से वो पश्चिम बंगाल में भी बहाएंगे। लेकिन सारे दाव पेच, सारे जो बयानबाजियां हैं, सारे वादे वो धरे के धरे रह गए और जो ख्वाब सजाए गए थे कि 200 के पार के 100 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई और 77 पर ही सिमट कर रह गई। और अब देखिए आप कि एक और हार जो है अब बीजेपी का इंतजार कर रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अगर ये जो विधायक हैं अगर ये टीएमसी में चले जाते हैं तो आप एक तरह से ये समझिए कि पूरी जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल में वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में विधायक वहां चले जाते हैं, अगर कुछ बड़े चेहरे भी वहां पर चले जाते हैं तो आप ये समझिए कि जो पूरी मेहनत करके और जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद की सियासत करके बीजेपी ने जो पार्टी को वहां पर खड़ा किया, जो ख्वाब उसने सजाए, ख्वाबों का महल जो उसने सजाया, वो अब चकनाचूर होता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार उसे जीत हासिल होगी, वो तो उसे हुई नहीं। अब उसे लग रहा था कि जो अब विधायक आए हैं उससे और जमीन तैयार करने की कोशिश की जाएगी और अब वो भी ख्वाब एक तरह से मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का, जिस तरह की फिलहाल ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी इसको पूरी तरीके से नकारती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की चिंता आप इस बात से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सीधे फोन करते हैं मुकुल रॉय को ममता बनर्जी के भतीजे के जाने के फौरन बाद, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की बेचैनी जो है देखी जा सकती है। और बीजेपी को एक डर सता रहा है कि जो इतने दिनों में उन्होंने अपनी पार्टी जो है वहां पर खड़ी की है वो किस तरह से पूरी तरह से बिखर सकती है। बीजेपी ने यहां तक कि आप अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो राज्यसभा से एमपी हैं, उन सबको भी एमएलए का टिकट दिया था और वो भी हार गए और बुरी हालत जो है वो बीजेपी की वहां पर हुई। अपनी तमाम ताकत झोंकने के बावजूद भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर सबको वहां पर झोंक दिया गया। लेकिन दीदी ने ये दिखा दिया कि एक अकेली औरत क्या कर सकती है और वो ताकत उन्होंने दिखा दी कि जो काम उन्होंने किया है लोगों ने एक बार फिर से उस पर दीदी को चुना है और अब दीदी की बारी है और दीदी जो है दादा साबित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको मेरा आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।